आज हम लोग इस लेक्चर में कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, यानी मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी की हिंदी है धातुकर्म, इसका पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर आप प्लेटिनम को छोड़ दीजिए, गोल्ड को छोड़ दीजिए और सिल्वर, कुछ किताबों में इसको छोड़ दीजिए, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसमें फ्री स्टेट में, यानी इसको कहते हैं नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट यानी आपका प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर लगभग ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते। इन तीन एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो तत्व मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तत्व कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? जो एलिमेंट होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। नंबर एक जो है फ्री स्टेट, क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। इसको इंग्लिश में नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप प्लेटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, किसी बुक में सिल्वर भी दिया। ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या है? कंबाइंड, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। समझ ना? अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में एल्युमिनियम अकेले नहीं पाया जाता। एल्युमिनियम जो है Al2O3 के रूप में पाया जाता है। Al2O3 इंटू H2O ग्रुप में पाया जाता है। Al2O3 इंटू 2H2O ग्रुप में पाया जाता है। जैसे कॉपर जो है वो Cu2S ग्रुप में पाया जाता है, Cu2Fe2 के रूप में पाया जाता है, मतलब Cu2O के रूप में पाया जाता है। ये कंबाइंड स्टेट में है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जो एलिमेंट है वो दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक फ्री स्टेट में, जो तीन एलिमेंट का हमने नाम लिखा है। दूसरा कंबाइंड स्टेट में, वो बाकी सारे एलिमेंट जो है कंबाइंड स्टेट पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एल्युमिनियम दिया जाता है। अब इसमें से हमें सिर्फ कॉपर की मेटल, यानी कॉपर जो है इतने रूपों में पाया जाता है कंबाइंड। यानी कॉपर जो है कॉपर पायराइट के रूप में पाया जा सकता है, कॉपर ग्लांस के रूप में पाया जा सकता है, सूत्र और नाम दोनों, कॉपर ग्लांस के रूप में पाया जा सकता है, और Cu3Fe3 बोरनाइट के रूप में पाया सकता है। और ये तीनों क्या है? अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? ये कॉपर के अयस्क हैं, लेकिन सल्फाइड ओर के नाम से जाना जाता है। सब में सल्फर है, यानी कॉपर जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जो सल्फाइड और जो कंबाइंड स्टेट पाया जाता है सल्फाइड और के नाम से, इतने को, यानी कॉपर इतने रूपों में पाया जाता है। आते हैं ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कॉपर पायराइट के रूप में पाया जाता है। अब आते हैं बेसिक कार्बन, एक कॉपर इतने रूपों में पाया, मैलाकाइट है, हेजुराइट, बहुत पूछे गए। ये कॉपर इतने रूपों, अब इसी से कॉपर का देखिए लिखा है, कॉपर इसी रूप में पाया जाता है, मतलब कॉपर पायराइट के रूप में पाया जाता है, कॉपर ग्लास के रूप में, बोरनाइट के इस रूप में। अब इसमें कॉपर, इन सभी में जिसमें कॉपर की मात्रा अधिक होगी उसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें आता है क्या चीज? मिनरल शब्द आता है। मिनरल, MIN। मिनरल में दो चीजें होती हैं, एक ओर होता है और दूसरा गैंग होता है। गैंग को हिंदी में कहते हैं इम्प्योरिटीज। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी, जिसको अशुद्धि कहते हैं। और यानी क्या कह सकते हैं? मिनरल, खनिज का जो भाग आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्व होगा उसको हम ओर कहेंगे, और बाकी जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उसको हम गैंग या इम्प्योरिटीज कहेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे। सभी ओर, ध्यान रखेंगे, सभी ओर मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते। फिर से एक बार देखें, सभी ओर मतलब अयस्क, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि खनिज के दो हिस्से हैं, ओर और गैंग। जो मिनरल में अशुद्धि होगी उसको हम गैंग कहेंगे, और जो आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व होगा, जो इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, उसको हम ओर कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है, जिसमें कॉपर का निष्कर्षण, मतलब कॉपर ज्यादा मात्रा में कॉपर पायराइट में पाया जाता है, जिसका निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। इसको याद रखिए, कितने पदों में? ये सब फार्मूला रख लीजिए आप। निम्न पदों में किया जाता है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। दूसरा है रोवेस्टिंग, हिंदी में कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं हिंदी में? भर्जन कहते हैं, हिंदी में भर्जन कहते हैं। स्मेल्टिंग, इसको हिंदी में प्रगलन कहते हैं। मतलब कॉपर पायराइट से या कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण एक 5 पदों में किया जाएगा। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। दूसरा है रोस्टिंग, जिसको भर्जन। तीसरा है स्मेल्टिंग, जिसको हम कहते हैं प्रगलन। चौथा बेसिमराइजेशन यानी बेसिमरीकरण। और पांचवा प्यूरिफिकेशन अर्थात शोधन। अब इसमें नंबर 1 में अब आते हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण जो किया था बहुत पूछा गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा, इसको कहते हैं
फेन यानी झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि अगर। अब ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा उसी अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी कौन सा, सल्फाइड ओर का, जिसमें सल्फर होना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फ्राथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो क्या कहेंगे, सल्फाइड ओर का किया जाता है। अब ध्यान देंगे, सल्फाइड ओर जो होगा, जो सल्फाइड ओर होगा उसके दो हिस्से होंगे। पहला क्या होगा, एक होगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, और दूसरा होगा हाइड्रोफिलिक, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। यानी सल्फाइड ओर में जो अशुद्धि होगी, जो गैंग होगा वो हाइड्रोफिलिक है, और जो ओर होगा वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो जल से एफिनिटी कम रखता हो, जल से दूर जाने का प्रयास करता हो, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो जल से एफिनिटी ज़्यादा रखता हो, यानी जल में जाने पर से। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक टैंक बना हुआ है, यहाँ लिखा टैंक, ठीक, इस टैंक में पानी रख दिया गया, ठीक है, और एक इसमें ट्यूब लगाया गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर अयस्क को एडेड और पाउडर्ड और एडेड इन पाइनएप्पल, यानी जो अयस्क है उसको बारीक पीस लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं, टैंक में डालते हैं। अर्थात इस टैंक में पहले से पानी रहता है और इस पानी में हम क्या है, क्रिसोट ऑयल या पाइन ऑयल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, क्रिसोट ऑयल या क्रिसोट ऑयल या पाइन ऑयल। इस टैंक में जो पानी रखा है उसी पानी मिलाते हैं और अयस्क को जो है पाउडर के रूप में इसमें मिलाते हैं, ठीक। तो अयस्क के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन सा, एक हाइड्रोफिलिक, जो एक हाइड्रोफोबिक है, दूसरा हाइड्रोफिलिक। जो अयस्क का जो अशुद्धि होगा वो हाइड्रोफिलिक है, और वो दिखा एम्प्योर लिखा हाइड्रोफिलिक, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक। और जो अयस्क होता है, यानी अयस्क का जो क्या बोलते हैं कि प्योर फॉर्म होता है, यानी अयस्क ही कह लीजिए, वो ऊपर झाग के रूप में देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो गया, देखिए, और इन फ्रॉथ फॉर्म, समझ पा रहे हैं। यानी अयस्क जो है वो झाग के रूप में ऊपर आता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, और अयस्क में जो अशुद्धि है वो हाइड्रोफिलिक है, वो नीचे बैठ जाता है। फिर भी किसी कारण से अगर नहीं बैठता है तो एयर, इस ट्यूब से एयर पास करते हैं और एयर के बुलबुले के द्वारा जो अयस्क जो पानी के ऊपर झाग के रूप में आ जाता है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो ऐड कर देते, एडिट कलेक्टर्स ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है, कलेक्टर्स आर पार्टिकल्स, एक पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड ऑन इट, यानी कलेक्टर जब इसमें मिला दिया जाता है, यानी कलेक्टर पोटेशियम एथिल जेंथेट जब मिलाया जाता है तो पोटेशियम एथिल जेंथेट क्या करता है, अपने ऊपर जो अयस्क के कणों को एब्जॉर्ब करके क्या आता है, बाहर आ जाता है, समझ पाए। फिर भी नहीं आता है एक्टिवेटर्स, इन एक्टिवेटर्स मिलाते हैं, अर्थात एक्टिवेटर मिलाते हैं। तो एक्टिवेटर मिलाने से क्या होता है, जो अयस्क झाग नहीं बनाता था वो अब झाग बनाने लगे, अर्थात इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, FROTH फ्रॉथ, झाग बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। अब इसके अलावा ये तो अब इससे जो इसमें जो अशुद्धि निकलना था वो अशुद्धि निकल जाएगा। अब इसको जो अशुद्धि निकलने के बाद जो अयस्क बचेगा उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क कहा जाता है। समझ पा रहे क्या कहा जाएगा, सांद्रित अयस्क कहा जाएगा। अब आप देखिए, अब इसमें देखें दूसरा जो चरण है, यहाँ पर देखिए दूसरा चरण रोएस्टिंग, रोएस्टिंग को कहते हैं भर्जन, क्या कहते हैं, भर्जन। अब इसमें रोएस्टिंग की पहले परिभाषा आप देख लीजिए, क्या है रोएस्टिंग की परिभाषा, यानी ध्यान रखेंगे रोएस्टिंग पर, सांद्रित अयस्क के भर्जन में, मतलब जो अयस्क सांद्रित किया, सांद्रित अयस्क के भर्जन में, सांद्रित अयस्क के भर्जन में रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर निम्न परिवर्तन होता है, और यही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भर्जन। यानी अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में और रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं तो जो वाष्प होने वाली अशुद्धियां वो निकल जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब देखिए, अगर सल्फर होगा तो SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, आर्सेनिक होगा तो AS2O के रूप में SO3 के रूप में निकल जाएगा, एंटीमनी होगा तो ये निकल जाएगा। अब ये अयस्क है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, CO2 में बदल जाएगा, FeS, देखिए यहाँ SO2 अशुद्धि के रूप में निकल गया, क्योंकि SO2 सल्फर जो है SO2 के रूप में निकल गया। फिर यही FeS ऑक्सीजन फिर क्रिया करेगा, Fe बदल जाएगा, फिर SO2 देखो निकल गया इसमें से। अब फिर CO2S जो है, CO2S बता वो भी क्रिया किया ऑक्सीजन से, फिर CO2 बन गया Fe। इसका मतलब देखो सब में से SO2 निकलता चला जा रहा है, अशुद्धि निकल गई, और अयस्क जो हमारा क्या होता है, सांद्रित होता चला जा रहा है। समझ पा रहे हैं। अब आते हैं तीसरा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किस में कराया जाता है ये भी ध्यान रखिए। अब इसको हम बात्या भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में कराते हैं, हम भट्टी एक बार आपको पढ़ाएंगे। देखिए, रोएस्टेड यानी सांद्रित अयस्क के प्रगलन के लिए इसमें कोक तथा SiO2 मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में वायु की अनुपस्थिति में, ये वायु की उपस्थिति था, ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इसे स्मेल्टिंग कहते हैं।
और इस प्रक्रिया में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें देखें, FeS जो इधर से बचा था रो स्टेट से, वो CO2 क्रिया कर लेता है और FeO बन जाता है, CO2S बन जाता है। देखिए आयरन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी अधिक होती है कॉपर से, इसलिए क्रिया कर। अब जो FeS फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 निकल जाता है, फिर FeO बचा और फिर FeOS मेटल स्लैज के रूप में निकल जाता है। समझ पा रहे हैं ना। अब इसका मतलब इस मेल्टेड एस, अब इसको मेटल स्लैज को हटा देते हैं। मेटल स्लैज को हटाने के बाद FeS तथा CO2S का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी क्या कह सकते हैं इसमें तीसरे में मेटल स्लैज, या मेटल स्लैज इसको कहते हैं मेटल स्लैज, मेटल FeSiO3। मेटल स्लैज को हटाने के बाद शेष बच जाता है, शेष FeS तथा CO2S के मिश्रण को CO2S के मिश्रण को मैट कहते हैं। क्या कहते हैं? MATT मैट कहते हैं। ठीक है। अब इससे अगले लेक्चर